जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली पीएम मोदी गए थे रसिया के दौरे पर, जहां उन्हें काफ़ी वार्म वेलकम किया गया। अब जो लोग जियोपॉलिटिक्स का न्यूज़ देखते होंगे उन्हें पता ही होगा, जहां एक और रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसी बीच पुतिन अपने इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स रिलेशंस को भी काफ़ी अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट किम जोंग उन से भी मुलाकात की थी, जिसमें वे किम के साथ ड्राइविंग करते नजर आए थे। फिर वही जब पीएम मोदी रसिया में लैंड हुए तो उनका वेलकम रसिया के डिप्टी पीएम ने किया। फिर उसके बाद मोदी जी की काफ़ी बातें हुई पुतिन के साथ। फिर उसके बाद पुतिन मोदी जी को अपने ढांचा घुमाने ले गए और उन्होंने मोदी जी को अपने घोड़ों का अस्तबल भी घुमाया। अब जो लोग जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ को फॉलो करते हैं उन्हें पता ही होगा कि पुतिन को घोड़ों का कितना शौक है। हालांकि वीडियो का मेन टॉपिक ये नहीं है, ये सब तो आपने अदर न्यूज़ चैनल्स पर देखा ही होगा। पेशेंस रखिए, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। फिर वहीं पीएम मोदी के रसिया विजिट पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है और कहा है कि आज यूक्रेन में रसिया के द्वारा की गई मिसाइल स्ट्राइक में 37 लोग मारे गए थे, जिनमें से 3 छोटे मासूम बच्चे थे। अब ऑब्वियस है कि ये न्यूज़ आज की नहीं है, ये पीएम मोदी जिस दिन रसिया विजिट पर गए थे उस दिन की न्यूज़ है। सैडली मैं इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं जोरावर टैंक वाले वीडियो पर काम कर रहा था, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने आगे ये भी कहा कि एक रशियन मिसाइल आउट ऑफ नोवेयर आती है, यूक्रेन के ही एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में स्ट्राइक करती है, जिनमें कुछ यंग कैंसर पेशेंट भी मौजूद थे। मैनी वेयर बियर्ड अंडर द रबल, मतलब कई लोगों को मलबे से निकाला गया था। आगे वे ये भी लिखते हैं कि ये ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के लीडर ऐसे ब्लडी क्रिमिनल को हक करते हैं, गले लगाते हैं, ऐसे इंसान से जिसके हाथ खून से रंगे हो। अब ये ट्वीट शॉकिंग इसलिए है क्योंकि जनरली अगर हम किसी को बात करते सुनते हैं या किसी की पोस्ट देखते हैं तो उसमें ऑथेंटिक टाइप बातें होती हैं और इंटरनेशनल लेवल पर इतने हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं होते। फिर ये जो दौरा था पीएम मोदी का 2019 के बाद पहला रसिया दौरा था और ओवरऑल देखें तो भारत के जितने भी लीडर्स रसिया गए हैं उन सब में ये 22वां दौरा था। और इसी टाइम पुतिन ने मोदी को ह्यूज ऑनर दिया है, जो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये है रसिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मतलब सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज है। अब इसे हम कॉमन लैंग्वेज में रसिया का भारत रत्न भी कह सकते हैं, जिसकी अनाउंसमेंट ऑफिशियली 2019 में ही हो गई थी। हालांकि ये अवार्ड चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को भी मिल चुका है। हालांकि मैं सभी देशों के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पर वीडियो लाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो उसे अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि मैं ब्रॉडर ऑडियंस तक अपनी बात पहुंचा सकूं कि मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूं। तभी तो लोग मेरी वीडियो देखेंगे, चाहे वो एस्पिरेंट फ्रेंड्स हो या फिर आपको लगे कि कोई ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखता हो तो उनके साथ शेयर किया कीजिए, तभी तो ब्रॉडर ऑडियंस तक मेरी वीडियोस पहुँच पाएंगी। तो वापस आते हैं वीडियो पर। इस बीच मोदी जी की पुतिन से कई मैटर्स पर बातें हुई, जैसे उन्होंने रसिया के मिसाइल अटैक पर भी बात छेड़ी कि दिल छलनी हो जाता है जब बच्चे मारे जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि पीसफुली भी कई मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। फिर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बातें ही हुई हैं, रसिया के साथ रिलेशन में हमारा भी फ़ायदा कई बार होता है और इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ है। रिसेंटली रसिया के साथ एक डील हुई है जिसके तहत रसिया भारत में 6 और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने वाला है। फिर भारत को रसिया लॉन्ग टर्म के लिए यूरेनियम सप्लाई करने वाला है और इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है जिसमें रसिया ने भारत को फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का भी ऑफर किया था। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत के मोस्टली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी 220 मेगावाट की है और भारत ने रसिया की हेल्प से 1998 से 1000 मेगावाट के 2 कुंडाकुलम NPP बनाए हैं, जिन्हें कमीशन कर लिया गया है। बाकी 4 का फुल कंस्ट्रक्शन 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। फिर एक्स्ट्रा जो अभी इस बीच में डील हुई है उसके जो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन सब की पावर कैपेसिटी 1200 मेगावाट होने वाली है। इतना ही नहीं, अभी और भी कई सारी बातें हैं। तो आप लोग एयरफोर्स के बैकबोन कहे जाने वाले सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसे भारत अपने एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा नंबर्स में ऑपरेट करता है। उसकी असेंबलिंग भारत में होती है, लेकिन इस फाइटर जेट के पार्ट्स हम रसिया से ही खरीदते हैं। तो भारतीय कंपनी HAL, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहा जाता है, जो भारत के लिए फाइटर जेट्स का निर्माण करती है, वो अभी रसिया से सुखोई 30 फाइटर जेट्स के भारत में प्रोडक्शन और भारत से एक्सपोर्ट की बात कर रही है, जिसके तहत रसिया HAL के साथ भारत में सुखोई 30 का जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा।
अब अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो ये भी ब्रह्मोस मिसाइल की दिशा में बढ़ेगी। जिस तरह भारत ने स्टार्टिंग में रसिया के साथ ब्रह्मोस बनाने स्टार्ट किए थे और फिर अभी हाल ही में आपने देखा कि हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस एक्सपोर्ट किया था, तो हो सकता है हम आने वाले टाइम में सुखोई 30 जैसे पावरफुल फाइटर जेट्स का एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। और इस फाइटर जेट के कई सारे कस्टमर्स भी हैं, जैसे वियतनाम, अल्जीरिया, इंडोनेशिया। तो भारत के पास कस्टमर्स की भी कमी नहीं होगी और हम इसे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। और नासिक में जो HAL की फैक्ट्री है वहाँ इसे बनाया जा सकेगा। अब क्वेश्चन ये है कि रसिया ने HAL को क्यों सेलेक्ट किया। तो ऐसा इसलिए क्योंकि HAL की नासिक फैसिलिटी ने रिसेंटली सुखोई 30 MKI के 100th फाइटर जेट का ओवरऑल अचीवमेंट पूरा किया, जिसमें उन्होंने अपने पीक में सुखोई 30 MKI के 20 जेट्स पर ईयर का ओवरऑलेशन किया। और कुछ ही दिनों पहले रसिया से हमने अपने सुखोई 30 MKI जेट्स को अपग्रेड करने के लिए 60,000 करोड़ की डील साइन की थी, जिसके तहत फर्स्ट फेज में न्यू एवियोनिक्स और रडार सिस्टम्स लगेंगे। फिर सेकंड फेज में फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स पर फोकस किया जाएगा और जो यहाँ पर नए कंपोनेंट्स बनेंगे वो सारे कंपोनेंट्स इंडिजिनस होंगे और वो रशियन कंपोनेंट्स को रिप्लेस करेंगे। हालांकि आप भारत और रसिया के जियोपॉलिटिक्स रिलेशन के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।